हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के एक विषय प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर एजी 505 का तीसरा लेक्चर कराने वाला हूं। इसके पहले मैंने 2 लेक्चर करा दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप लोग इसको देख सकते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसका टाइटल है इरिगेशन सिस्टम यूज्ड इन ग्रीन हाउस, irrigation system used in greenhouse, typical application, passive solar greenhouse, hot air greenhouse heating system, greenhouse drying। ठीक है, इतना बड़ा ये लेक्चर है और ज़्यादा हो सकता है कि 20 से 25 मिनट का लेक्चर होगा है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा बड़ा है, 16 पेज का है पूरा। तो इसका टाइटल इरिगेशन सिस्टम यूज्ड इन ग्रीन हाउस, टाइपिकल एप्लीकेशन, पैसिव सोलर ग्रीन हाउस, हॉट एयर ग्रीन हाउस हीटिंग सिस्टम, ग्रीन हाउस ड्राइंग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसका हिंदी मतलब है इरिगेशन सिस्टम यूज इन ग्रीन हाउस का ग्रीन हाउस में उपयोग की जाने वाली सिंचाई प्रणालियां, विशिष्ट अनुप्रयोग, निष्क्रिय सौर ग्रीन हाउस, गर्म हवा ग्रीन हाउस को गर्म करने की प्रणाली, ग्रीन हाउस को सुखाना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इरिगेशन सिस्टम यूज्ड इन ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस में हम लोग कौन कौन सा सिंचाई का सिस्टम यूज करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है ड्रिप सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन। तो यह प्रणाली ट्यूबों और उत्सर्जकों के नेटवर्क के माध्यम से सीधे पौधों के जड़ों तक पानी पहुंचाता है। यह वाष्पीकरण और अफवाह को कम करके कुशल जल प्रयोग को सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो हम लोग हरित गृह में, ग्रीन हाउस में ड्रिप इरिगेशन को यूज करते हैं। यह क्या करता है, यह ट्यूब और उत्सर्जक के नेटवर्क के माध्यम से सीधे पौधे के जड़ तक पानी पहुंचाता है। यह जो पानी देने का सिस्टम, सिंचाई करने का सिस्टम है, यह वाष्पीकरण और अफवाह को कम करके कुशल जल उपयोग सुनिश्चित करता है। अगला पॉइंट है स्प्रिंकलर सिंचाई। तो स्प्रिंकलर सिंचाई क्या होता है, पारंपरिक आउटडोर स्प्रिंकलर सिस्टम के समान यह विधि ओवरहेड स्प्रिंकलर के माध्यम से पानी वितरित करता है। ठीक है, पारंपरिक आउटडोर स्प्रिंकलर सिस्टम के समान यह विधि ओवरहेड स्प्रिंकलर के माध्यम से पानी वितरित करता है। यह एक समान कवरेज प्रदान करता है, लेकिन ग्रीन हाउस के भीतर उच्च आर्द्रता का स्तर पैदा कर देता है स्प्रिंकलर इरिगेशन। ठीक है, अगला देखते हैं उतार और प्रवाह प्रणाली, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एब एंड फ्लो सिस्टम। एब एंड फ्लो सिस्टम, इसे बाढ़ और नाली प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। यह जो प्रणाली है, उतार और प्रवाह प्रणाली, इसे बाढ़ और नाली प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। यह समय समय पर बढ़ते क्षेत्र में पानी भरती है और फिर उसे बहा देती है। इस विधि का उपयोग आमतौर पर बेंच टॉप ग्रोइंग सिस्टम के लिए किया जाता है। ठीक है, इस विधि का जो यूज है ज्यादातर बेंच टॉप ग्रोइंग सिस्टम के लिए यूज किया जाता है। ठीक, हम लोग देखिए क्या देख रहे हैं, देखिए आप लोग पॉइंट को याद रखिएगा कि हम लोग किसके अंदर में क्या देख रहे हैं। हम लोग इस टाइम देख रहे हैं इरिगेशन सिस्टम यूज इन ग्रीन हाउस, मतलब ग्रीन हाउस के अंदर हम लोग कैसा कैसा सिंचाई का साधन या सिस्टम यूज करते हैं। तो अगला पॉइंट है पोषक तत्व फिल्म टेक्निक, एनएफटी। एनएफटी इसको इंग्लिश में बोला जाता है न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक। न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक हिंदी में बोला जाता है पोषक तत्व फिल्म तकनीक, शॉर्ट में इसे बोला जाता है एनएफटी। एनएफटी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एनएफटी क्या होता है। तो इस प्रणाली में पोषक तत्वों से भरपूर पानी की एक पतली फिल्म उन चैनलों या नालियों के नीचे से लगातार बहती रहती है जहां पौधे उगाए जाते हैं। जड़ें फिल्म से आवश्यक पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेती हैं। इस प्रकार से उन्हें पानी मिल जाता है और पानी के साथ साथ पोषक तत्व भी मिल जाता है। अगला पॉइंट है एरोपोनिक्स। देखिए एरोपोनिक्स है, ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स नहीं, एरोपोनिक्स है। तो इस उन्नत तकनीक में पौधे की जड़ों को हवा में लटकाना और उन पोषक तत्वों का घोल डालना शामिल होता है। यह पौधों को अधिकतम ऑक्सीजन और पोषक तत्व ग्रहण करने की अनुमति देता है। ठीक है, जो एरोपोनिक्स होता है यह पौधों को अधिकतम ऑक्सीजन और पोषक तत्व ग्रहण करने की अनुमति देता है। ठीक है, तो इतना जो मैं आप लोग मैंने पॉइंट बताया है, 4 से 5 पॉइंट, इन सभी पानी को, इन सभी सिंचाई के सिस्टम को यूज किया जाता है ग्रीन हाउस में। चलिए अब देखते हैं टाइपिकल एप्लीकेशन ऑफ ग्रीन हाउस इरिगेशन सिस्टम। टाइपिकल इरिगेशन, सॉरी, टाइपिकल एप्लीकेशन ऑफ ग्रीन हाउस इरिगेशन सिस्टम, जिसे हिंदी में बोला जाता है ग्रीन हाउस में सिंचाई का विशिष्ट अनुप्रयोग। चलिए देखते हैं। जिसे पहला है सब्जी उत्पादन। सब्जी उत्पादन, तो टमाटर, मिर्च, खीरे और सलाद जैसी विभिन्न सब्जियों को उगाने के लिए
ग्रीन हाउस सिंचाई प्रणालियों का सबसे बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि टमाटर, मिर्च, खीरे और सलाद जैसी विभिन्न सब्जियों को उगाने के लिए ग्रीन हाउस सिंचाई प्रणालियों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। ये प्रणालियां सुनिश्चित करती हैं कि फसलों को लगातार और नियंत्रित पानी और पोषक तत्वों की आपूर्ति मिलती है, जिससे स्वस्थ पौधों की वृद्धि और उच्च पैदावार होती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट हम लोग ने देखा सब्जियों की खेती, दूसरा पॉइंट है फूलों की खेती, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर। तो गुलाब, जरबेरा और गुलदाउदी जैसे फूलों के उत्पादन के लिए ग्रीन हाउस सिंचाई जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, ग्रीन हाउस सिंचाई क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। सटीक जल वितरण फूलों के लिए आदर्श नमी के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है, जो उनकी गुणवत्ता और दीर्घायु के लिए आवश्यक होता है। सटीक जल वितरण फूलों के लिए आदर्श नमी के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है, जो उनकी गुणवत्ता और दीर्घायु के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। अगला पॉइंट है जड़ी बूटी उत्पादन। देखिए फिर मैं बोल रहा हूँ, पॉइंट याद रखिएगा कि हम लोगों का हेडिंग क्या है। हेडिंग है टाइपिकल एप्लीकेशन यूज्ड इन ग्रीन हाउस। ठीक है, कई पाक और औषधि जड़ी बूटियां ग्रीन हाउस में उगाई जाती हैं। ठीक है, जड़ी बूटी उत्पादन को बोला जाता है हर्ब प्रोडक्शन, इंग्लिश में से बोला जाता है हर्ब प्रोडक्शन। तो कई पाक मतलब देखिए किचन का जो भी सामान होता है, पाकशाला मतलब किचन जो होता है, हम लोग बोलते हैं आज के समय में किचन, तो उसकी और औषधि जड़ी बूटियां ग्रीन हाउस में उगाई जाती हैं। सिंचाई प्रणालियां यह सुनिश्चित करती हैं कि तुलसी, पुदीना और अजवाइन जैसी जड़ी बूटियों को इष्टतम स्वाद और सुगंध के लिए सही मात्रा में पोषक और सही मात्रा में पानी प्राप्त हो सके। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है माइक्रो ग्रीन्स और स्प्राउट्स। इन युवा कोमल पौधे की खेती उनके उच्च पोषण मूल्य के ग्रीन हाउस में की जाती है। सिंचाई प्रणालियों का उपयोग बढ़ते माध्यम को नमी प्रदान करने, तेजी से अंकुरण और विकास को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट है हाइड्रोपोनिक्स। तो हाइड्रोपोनिक्स का नाम आप लोग बहुत सुने होंगे। तो हाइड्रोपोनिक्स सिस्टम जिसमें पोषक तत्वों से भरपूर पानी के घोल का उपयोग करके मिट्टी के बिना पौधे को उगाना शामिल होता है। ग्रीन हाउस में यह बहुत ही लोकप्रिय है। देखिए हाइड्रोपोनिक्स का मतलब क्या होता है, पहले आप लोग बहुत बार सुनेंगे, तो जान लीजिए फिर से क्या होता है। हाइड्रोपोनिक्स मतलब होता है बिना मृदा के पौधे को उगाना, मतलब बिना मिट्टी के उसके क्या करेंगे, पौधे को उगाएंगे, तो उसको बोला जाता है हाइड्रोपोनिक्स खेती। ठीक है, तो हाइड्रोपोनिक सिस्टम जिसमें पोषक तत्वों से भरपूर पानी के घोल का उपयोग करके बिना मिट्टी के पौधे को उगाना शामिल होता है। यह ग्रीन हाउस में सबसे लोकप्रिय है। पौधे की जड़ों तक सीधे पोषक तत्व पहुंचाने के लिए हाइड्रोपोनिक्स में सिंचाई महत्वपूर्ण होता है। अगला पॉइंट है नर्सरी पौधे। तो ग्रीन हाउस का उपयोग अक्सर युवा पौधे और अंकुरों के प्रसार के लिए किया जाता है। सिंचाई प्रणाली इन युवा पौधे की नाजुक जड़ों के लिए लगातार नमी सुनिश्चित करती है। अगला पॉइंट देखते हैं ऊर्ध्वाधर खेती, वर्टिकल प्रोडक्शन या वर्टिकल कल्टीवेशन। तो ग्रीन हाउस के भीतर ऊर्ध्वाधर खेती में ऊर्ध्वाधर सतहों पर फसल उगाना शामिल होता है। ठीक है, ग्रीन हाउस के भीतर ऊर्ध्वाधर खेती में ऊर्ध्वाधर सतहों पर फसलें उगाना शामिल होता है। सिंचाई प्रणालियां विभिन्न ऊंचाई पर पौधों तक पानी पहुंचाने में मदद करती है, जिससे नमी का समान वितरण सुनिश्चित होता है। अगला पॉइंट है एक्वापोनिक्स। देखिए हाइड्रोपोनिक्स आप लोगों ने भी पढ़ा, अब पढ़ेंगे एक्वापोनिक्स। एक्वापोनिक्स क्या होता है, तो ये देखते हैं। तो यह प्रणाली जलीय कृषि, मछली पालन को, मेढक पालन को, तो यह प्रणाली जलीय कृषि को हाइड्रोपोनिक्स के साथ जोड़ती है। ग्रीन हाउस एक्वापोनिक्स सिस्टम मछली के टैंकों से पौधों के बिस्तरों तक पोषक तत्वों से भरपूर पानी पहुंचाने के लिए सिंचाई का यूज करते हैं, जहां पौधे पोषक तत्व लेते हैं और मछली के लिए पानी को शुद्ध करने में मदद करते हैं। देखिए कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए या क्या आपका एक छोटा सा टंकी है, इसमें मछली का पालन किया था। ठीक है, यहाँ पर नीचे से एक सिस्टम लगा रहेगा जिसमें से पानी कहाँ पर जाएगा, जहां पर हमारी फसलें बोई गई वहां पर जाएगा। जो फसलें यहाँ से पोषक तत्वों को लेकर पानी को शुद्ध कर देंगी और इस पानी में फिर मछली अच्छे से रह सकती है। मतलब कि जिस पानी में मछली रह रही है उस पानी को हम अपने पौधे के लिए यूज करते हैं हाइड्रोपोनिक सिस्टम के माध्यम से, तो उसको बोला जाता है एक्वापोनिक्स। ठीक है, एक्वापोनिक्स क्या होता है, तो यह जलीय कृषि को हाइड्रोपोनिक्स के साथ जोड़ती है। ग्रीन हाउस एक्वापोनिक्स सिस्टम मछली के टैंकों में पौधों के बिस्तरों तक पोषक तत्वों से भरपूर पानी पहुंचाने के लिए सिंचाई का उपयोग करते हैं, जहां पौधे पोषक तत्व लेते हैं और मछली के लिए पानी को शुद्ध करने में मदद करते हैं। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है सजावटी पौधे।
तो ग्रीन हाउस का उपयोग फर्न, पाम और बोनसाई जैसे सजावटी पौधे के लिए किया जाता है। इन पौधों को विशिष्ट नमी के स्तर की आवश्यकता होती है जो सटीक सिंचाई के माध्यम से प्राप्त की जाती है। ठीक है, सजावटी पौधे, तो ग्रीन हाउस का उपयोग फर्न, पाम और बोनसाई जैसे सजावटी पौधे की खेती के लिए किया जाता है। इन पौधों को विशिष्ट नमी के स्तर की आवश्यकता होती है जो सटीक सिंचाई के माध्यम से प्राप्त की जाती है। अगला पॉइंट, अनुसंधान और प्रयोग। तो ग्रीन हाउस का उपयोग पौधों की वृद्धि, जल दक्षता और पोषक तत्व ग्रहण पर विभिन्न सिंचाई विधियों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए अनुसंधान उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है। ठीक है, ग्रीन हाउस का उपयोग पौधों की वृद्धि, जल दक्षता और पोषक तत्व ग्रहण पर विभिन्न सिंचाई विधियों के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए अनुसंधान उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है। चलिए चलते हैं आगे। तो हम लोगों ने देखा ग्रीन हाउस में जो सिंचाई होती है उसका अनुप्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ पर करते हैं, किस किस प्रकार की सिंचाई में करते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है निष्क्रिय सौर ग्रीन हाउस। निष्क्रिय सौर ग्रीन हाउस, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पैसिव सोलर ग्रीन हाउस। पैसिव सोलर ग्रीन हाउस को हिंदी में बोला जाता है निष्क्रिय सौर ग्रीन हाउस। तो चलिए देखते हैं। तो पैसिव सोलर ग्रीन हाउस एक विशेष प्रकार का ग्रीन हाउस है जिसे बाहरी ऊर्जा स्रोतों पर बहुत अधिक निर्भर हुए बिना इष्टतम बढ़ती परिस्थितियों को बनाए रखने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि जो निष्क्रिय सौर ग्रीन हाउस है, पैसिव सोलर ग्रीन हाउस जो है, यह एक विशेष प्रकार का ग्रीन हाउस है जिसे बाहरी ऊर्जा पर बहुत अधिक निर्भर हुए बिना, मतलब बाहरी ऊर्जा के ऊपर निर्भर नहीं रहेगा, हुए बिना इष्टतम बढ़ती परिस्थितियों को बनाए रखने के लिए सौर ऊर्जा का यूज करके उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। पारंपरिक ग्रीन हाउस के विपरीत, जिन्हें अक्सर सक्रिय ताप और शीतलन प्रणाली की आवश्यकता होती है, निष्क्रिय सौर ग्रीन हाउस तापमान को नियंत्रित करने के लिए, पौधे के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने के लिए प्राकृतिक प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर इसका कार्य बताया गया है। ठीक, इसकी विशेषता, इसका लाभ, हानि क्या है पैसिव सोलर ग्रीन हाउस का, उन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इतना जान लीजिए कि जो पैसिव सोलर ग्रीन हाउस होता है यह एक प्रकार का ग्रीन हाउस होता है जो क्या करता है, जो जिसको बाहरी पर्यावरण के ऊपर बाहरी पर्यावरण से कोई भी मतलब नहीं होता है। ठीक है, इसको इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि यह जिससे बाहरी ऊर्जा स्रोतों पर बहुत अधिक निर्भर नहीं होगा, इसे इस प्रकार से डिजाइन किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला पॉइंट है इसका, वर्किंग ऑफ पैसिव सोलर ग्रीन हाउस। निष्क्रिय ग्रीन हाउस का कार्य क्या है। तो पहला पॉइंट है सौर संग्रह। सौर संग्रह का मतलब यह है कि सोलर कलेक्टर, मतलब सौर को क्या करेगा, संग्रहित करेगा। निष्क्रिय ग्रीन हाउस या निष्क्रिय सौर ग्रीन हाउस विशिष्ट अभिविन्यास और ग्लेजिंग सामग्रियों के साथ डिजाइन किए गए हैं जो सूर्य के प्रकाश को संरचना में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं। ग्लेजिंग और ऊर्जा को फंसाती है, इसे ग्रीन हाउस के अंदर गर्मी में परिवर्तित किया जाता है या करती है। अगला पॉइंट है थर्मल द्रव्यमान। तो ग्रीन हाउस का आंतरिक भाग उन सामग्रियों से बनाया गया है जिनमें उच्च तापीय द्रव्यमान होता है, जैसे ईंटें, कंक्रीट या पानी के कंटेनर। ये सामग्रियां आने वाली सूर्य की रोशनी से गर्मी को अवशोषित और संग्रहित करती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है गर्मी वितरण। गर्मी वितरण, तो जैसे ही अवशोषित और ऊर्जा के कारण ग्रीन हाउस के अंदर का तापमान बढ़ता है, क्या बोल रहा है कि जैसे ही अवशोषित सौर ऊर्जा के कारण ग्रीन हाउस के अंदर का तापमान बढ़ता है, थर्मल द्रव्यमान सामग्री धीरे धीरे संग्रहित गर्मी को शाम या रात जैसी ठंडी अवधि के दौरान ग्रीन हाउस में वापस छोड़ देती है। ठीक है, समझिएगा, एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। मैंने ऐसा लिखा है कि अच्छे से आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, इसलिए छोटा छोटा सब पॉइंट बनाकर आप लोगों को बताता हूँ। अगला पॉइंट है प्राकृतिक वेंटिलेशन। तो निष्क्रिय सौर ग्रीन हाउस में जरूरत पड़ने पर गर्म हवा को बाहर निकलने की अनुमति देने के लिए रणनीतिक रूप से रखे गए वेंट लूवर्स और अन्य खुले स्थान शामिल होते हैं। यह धूप वाले दिनों में अधिक गर्मी से बचाता है और आरामदायक तापमान बनाए रखता है। अगला पॉइंट है इंसुलेशन। ठंडे समय के दौरान अत्यधिक गर्मी के नुकसान को रोकने के लिए निष्क्रिय ग्रीन हाउस अच्छी तरह से इंसुलेट किए जाते हैं। उचित इंसुलेशन बाहरी ताप स्रोतों की आवश्यकता को कम करता है।
अगला पॉइंट है थर्मल पर्दा। तो कुछ निष्क्रिय सौर ग्रीन हाउस थर्मल पर्दे या शेड का उपयोग करते हैं जिन्हें गर्मी के नुकसान को कम करने और गर्मी बनाए रखने के लिए रात में ग्लेजिंग पर खींचा जा सकता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखते हैं निष्क्रिय ग्रीन हाउस की मुख्य विशेषता। अभी हम लोगों ने कार्य देखा, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पैसिव ग्रीन हाउस। अब देखेंगे हम लोग इसका विशेषता। तो पहला पॉइंट है अभिविन्यास। अभिविन्यास को बोला जाता है ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन बोला जाता है इसको इंग्लिश में। ठीक है, तो ग्रीन हाउस अधिकतम सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करने के लिए आदर्श रूप से उन्मुख है। आमतौर पर दिन भर में अधिकांश सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करने के लिए इसका मुख दक्षिण की ओर होता है। अगला पॉइंट ग्लेजिंग सामग्री। तो उच्च गुणवत्ता वाली ग्लेजिंग सामग्री जैसे डबल या ट्रिपल पेन ग्लास या यूवी प्रतिरोधी पॉलीकार्बोनेट पैनल का उपयोग सौर ऊर्जा को फंसाने और ग्रीन हाउस प्रभाव बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि उच्च गुणवत्ता वाले ग्लेजिंग सामग्री जैसे डबल या ट्रिपल पेन ग्लास या यूवी का मतलब है कि अल्ट्रावायलेट प्रतिरोधी, ठीक है, अल्ट्रावायलेट प्रतिरोधी पॉलीकार्बोनेट पैनल का यूज सौर ऊर्जा को फंसाने और ग्रीन हाउस प्रभाव बनाने के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट थर्मल मास। तो इंटीरियर को ऐसी सामग्रियों से डिजाइन किया गया है जो गर्मी को प्रभावी ढंग से अवशोषित और संग्रहित कर सकते हैं, समय के साथ इसे धीरे धीरे जारी कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है वेंटिलेशन। देखिए इसमें भी वेंटिलेशन है। निष्क्रिय वेंटिलेशन सिस्टम को गर्म हवा को बाहर निकलने की अनुमति देने के लिए एकीकृत किया जाता है, जिससे ओवर हीटिंग को रोका जा सकता है। वेंटिलेशन के माध्यम से क्या किया जाएगा कि उसके अंदर जो भी मतलब उसका तापमान यदि बढ़ जाएगा तो उसमें से हवा निकाल दी जाएगी, जिससे क्या होगा उसका तापमान कम हो जाएगा, जिससे ओवर हीटिंग से रोका जा सकता है। अगला पॉइंट है इंसुलेशन। इंसुलेशन क्या है? इंसुलेशन गर्मी के नुकसान को कम करने और लगातार तापमान को बनाए रखने के लिए पर्याप्त इंसुलेशन का यूज करता है। अगला पॉइंट है डिजाइन तत्व। ठीक है, डिजाइन एलिमेंट। तो निष्क्रिय सौर ग्रीन हाउस में उनके प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए ढलान वाली छत, ओवरहैंग और थर्मल पर्दे जैसे डिजाइन तत्व शामिल हो सकते हैं। देखिए ये जो टॉपिक है ना आप लोगों का इरिगेशन सिस्टम यूज्ड इन ग्रीन हाउस, तो इसको पूरा लॉन्ग में पूछता है और 2-3 बार पूछ चुका है एग्जाम में, इसलिए इसको आप लोग इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। इस लेक्चर को आप लोग अच्छे से जरूर पढ़िएगा क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है। अगला पॉइंट है निष्क्रिय सौर ग्रीन हाउस के लाभ। हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने पहले देखा उसका कार्य। ठीक है, कार्य देखने के बाद हम लोगों ने देखा इसकी विशेषता। अब देखेंगे इसका लाभ क्या है, निष्क्रिय सौर ग्रीन हाउस का लाभ क्या है। तो पहला पॉइंट है ऊर्जा दक्षता। तो निष्क्रिय सौर ग्रीन हाउस हीटिंग के लिए ऊर्जा की खपत को काफी कम कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप लागत बचत और पर्यावरणीय लाभ होते हैं। अगला पॉइंट है टिकाऊ। ये ग्रीन हाउस प्राकृतिक प्रक्रियाओं का उपयोग करके और गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को कम करके टिकाऊ सिद्धांतों के साथ संरेखित होते हैं। अगला पॉइंट है विस्तारित खेती का मौसम। थर्मल भंडारण क्षमता और नियंत्रित वातावरण साल भर खेती की अनुमति देता है, जिससे बढ़ते मौसम का विस्तार होता है। जिससे क्या होता है? बढ़ते मौसम का विस्तार होता है। अगला पॉइंट देखते हैं कार्बन पदचिह्न में कमी। तो हीटिंग के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करके निष्क्रिय सौर ग्रीन हाउस कम कार्बन उत्सर्जन में योगदान करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है इष्टतम पौधे की वृद्धि। तो नियंत्रित वातावरण लगातार तापमान और आर्द्रता के स्तर को सुनिश्चित करता है, जिससे स्वस्थ और उत्पादक पौधे की वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। अगला पॉइंट है शैक्षिक मूल्य। शैक्षिक मूल्य। तो निष्क्रिय सौर ग्रीन हाउस नवीन और पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धतियों का प्रदर्शन करते हैं, जो उन्हें टिकाऊ खेती के लिए शैक्षिक उपकरण बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए यह लेक्चर इसको हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया। 19 मिनट का वीडियो भी हो गया है और अभी 8 पेज और बचा है, तो मतलब लगभग 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा। तो हम लोग इसको 2 लेक्चर में पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा? इरिगेशन सिस्टम यूज्ड इन एग्रीकल्चर, यूज्ड इन ग्रीन हाउस, टाइपिकल एप्लीकेशन, पैसिव सोलर ग्रीन हाउस। इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इसका पार्ट 2 हॉट एयर ग्रीन हाउस हीटिंग सिस्टम, ग्रीन हाउस ड्राइंग। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं, दिया गया मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।